हेलो, मैं आदित्य मिश्रा और एडू फोरम एकेडमी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और ये क्लास है 8। और आज हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर कृषि। याद करिए इस बुक का नाम क्या है? संसाधन। तो हम संसाधन पे बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में भी संसाधन पे बात किया था, कल के क्लास में भी संसाधन पे बात किया था। इसी क्रम में कृषि आता है। तो कृषि भी हमारे लिए एक तरीके से संसाधन है। थोड़ा इसको समझेंगे। कृषि बेसिकली संबंधित है प्राथमिक उत्पाद से। अब प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो इस तरीके के 3 चीजें होती हैं: प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद और तृतीयक उत्पाद। आपके देश की सारी अर्थव्यवस्था, आपके जीवन से जुड़ी सारी मूलभूत चीजें यहीं से निकल के आती हैं। कृषि, गेहूं, चावल, कपड़ा, खनिज, मत्स्य पालन, उद्यान पालन, बागवानी, ये आपके आते हैं प्राथमिक उत्पाद में। तो प्राथमिक उत्पाद, अब थोड़ी सी कहानी देखते हैं कि एक किसान है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर की भूमि है। अब वो इसका अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकता है? तो आपके जीवन के लिए बहुत सी चीजों की उपयोगिता है, जैसे चश्मा, जैसे कपड़े, जैसे साइकिल, मोटर कार, घर, हर तरीके की आवश्यकता है। लेकिन आपके पास जो संसाधन है वो केवल 1.5 हेक्टेयर की भूमि है। आप इससे अपने बाकी चीजों की पूर्ति कैसे करेंगे? आपके पास जो 1.5 हेक्टेयर की भूमि है, आपने कहा कि भाई मैं इसमें जो सबसे अच्छा काम कर सकता हूं वो कर सकता हूं फसल उत्पादन का। तो आपने इसमें फसल उत्पादन किया और आपने गेहूं उपजाया और आपने गेहूं उपजा लिए। सपोज कर लिया कि आपने 10 टन का गेहूं उत्पादित कर लिया। गेहूं आपके लिए मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन आप 10 टन में कितनी गेहूं का उपभोग कर सकते हैं? सारे गेहूं का उपभोग कर नहीं लेंगे। तो आपके पास सपोज कि आपने 1 टन गेहूं का उपभोग कर लिया, तो आपके पास 9 टन गेहूं वापस बच जाएगा, राइट? अब ये गेहूं आप क्या करेंगे? तो इसको आप कोशिश करेंगे कि भाई इसको हम बदल लें कपड़े से, इसको हम बदल लें, हमें साइकिल खरीदना है, किसी तरह से इसका उपयोग करके हम साइकिल खरीद लें, इससे हम कुछ और मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों की पूर्ति कर लें। तो आपके पड़ोस में कोई है जिसने कपास उपजाया है। कपास से क्या बनता है? कपड़ा। कपास हो गया प्राथमिक उत्पादन। अब इन्होंने कपास उपजा लिया। कपास तो ये खाएंगे नहीं, कपास तो कपड़ा बनाने का काम आता है। और ये कपड़ा भी कपास से बना नहीं सकते, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए फिर एक फैक्ट्री की आवश्यकता होगी। जब ये फैक्ट्री में जाएगा तो ये हो जाएगा द्वितीयक उत्पाद। द्वितीयक उत्पाद। अब ये द्वितीयक उत्पाद कौन बनाएगा? ये दोनों तो किसान हो गए ना। द्वितीयक उत्पाद वो बनाएगा जिसके पास एक फैक्ट्री है, उसने कपास को लिया, कपड़ा बना दिया। उस कपास के बदले इसने, व्यापारी ने किसान को कुछ तो दिया। क्या दे सकता है? उसके पास क्या अवेलेबिलिटी है, या जो उसके पास अवेलेबिलिटी है उसकी जरूरत इस कपास के किसान को है कि नहीं है। अब हम जरा इस पर आते हैं। जो पहला किसान है, इसने गेहूं उपजाया, इसने कपास उपजाया। इसने कहा कि भाई हमें 10 किलो कपास वापस दे दो, राइट? ये कहेगा ठीक है, तुम हमें 10 किलो गेहूं दे दो, विनिमय हो गया। इसके बावजूद भी अभी कपड़े की पूर्ति ना इनके पास है ना इनके पास है। तो इस तरीके से विनिमय का साधन का डेवलपमेंट हुआ। पहले विनिमय कैसे होता था? वस्तु विनिमय के द्वारा, क्योंकि पहले इतने तरीके की चीजें नहीं थी कि आपके पास पैसे की जरूरत पड़े और आप उसे खरीदने जाएं। तो लोग क्या करते थे? एक चीज को लेकर के दूसरी चीज को दे देते थे। इससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। यहीं से पूरा अर्थशास्त्र डेवलप हुआ और यहीं से ये क्षेत्र, संसाधन का क्षेत्र डेवलप हुआ है। ठीक है। अब उसी कहानी को फिर से सोचिए कि जो कपास का व्यापारी है, उसने जब कपास उपजाया तो वो प्राथमिक उत्पाद हो गया। और ये कपास जब एक कपड़ा व्यापारी जिसके पास फैक्ट्री है, जो द्वितीयक उत्पादक है, उसने उसको जब कपड़ा बनाया तो ये कपड़ा क्या हो गया? द्वितीयक उत्पाद। अब व्यापारी ने कपड़ा तो बना लिया,
तो क्या सारे कपड़े खुद पहन लेगा? फिर वो कपड़े को आपको तो उसके बदले उसने कुछ ना कुछ दे दिया होगा, तभी आपने उसे कपास दिया। अब ये इस कपड़े को क्या करेगा, इसे लोगों को बांटेगा, जिन लोगों को कपड़े की जरूरत होगी उनके पास ही जाएगा। अब ये व्यापारी खुद नहीं जाकर के बेच सकता है कपड़े, इसका काम तो है कपड़ा बनाना। तो आपके पास कपड़े कैसे आएगा? आपके पास जिस तरीके से कपड़ा आएगा उसको कहेंगे हम तृतीयक उत्पाद। तृतीयक उत्पाद। अब आपके पास ये कपड़ा कैसे बनेगा, कैसे आएगा? परिवहन से आएगा। तो परिवहन होकर के आपके पास आया, तो परिवहन हमारा किस में आ गया? तृतीयक उत्पाद में। अब एक आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है, या जो खेती में रुचि नहीं लेता, या जो फैक्ट्री नहीं बनाता, वो क्या करता है, उसने ट्रकें खरीद ली हैं। अब उस ट्रक का आपके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है? तो वो ट्रक इस कपड़े को परिवहन करके आप तक पहुंचाएगा, राइट? तो ये क्या हो गया? परिवहन एक तृतीयक उत्पाद हो गया। अब इसको थोड़ा और बड़े में समझते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता में केवल रोटी और कपड़ा तो आता नहीं है, मकान भी आता है। जब मकान हमने बनवा लिया तो मकान में हमने देखा था खनिज। खनिज का उत्पादन प्राथमिक उत्पादन होता है, और खनिज में जब हम खनिज से सीमेंट बनाते हैं, जब हम सरिया बनाते हैं, जब हम बिजली के तार बनाते हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल घरों में होता है। तो जो द्वितीयक उत्पादन हो गया, खनिज से सीमेंट बनाया तो वो द्वितीय उत्पादन हो गया, द्वितीय उत्पादन, ठीक है। खनिज से सीमेंट बनाया, तांबे से हमने तार बना लिया, लोहे से हमने छड़ बना लिया। अब ये छड़ आपके पास जिस तरीके से पहुंचाया जाएगा वो परिवहन के द्वारा हो गया। सपोज करिए कि एक ट्रक वाला व्यक्ति परिवहन करके सारे उत्पाद को आपके घर ला रहा था, और कहीं रास्ते में आग लग गई और सारा कुछ जल गया, राइट? तो उससे सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा दी जाती है किसके द्वारा? इंश्योरेंस यानी बीमा के द्वारा, ठीक है। अब उसका बीमा किया गया तो कहा गया कि ये चीज सुरक्षित हो गया। सुरक्षित एक्चुअली इसलिए नहीं होगा कि वो जलेगा नहीं, वो तो जलेगा, लेकिन इस बीमा से उसकी भरपाई हो जाएगी। तो ये बीमा किसमें हो गया? तृतीयक उत्पाद में। तो प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद और तृतीयक उत्पाद, ये हैं। इसी चीज को हमें यहां पे समझना है। अब हम जरा फिर से आते हैं एग्रीकल्चर पर, यानी कृषि पर। तो कृषि आपके लिए कैसे एक संसाधन हुआ, यह आपने समझा। कृषि शब्द की उत्पत्ति, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसको कहते हैं एगर या एग्री। और एग्री का मतलब होता है मृदा, और कल्चर आपने सुना हुआ है। तो कल्चर शब्द का डेवलपमेंट यहीं से हुआ है। तो एग्री यानी मृदा का कल्चर, तो ये क्या हो जाएगा? कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्यन और संग्रहण, राइट। इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेस्ड करने से है, राइट। तो प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन एक सेवा क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस एक सेवा हो गया, यातायात व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। विज्ञापन आपको समझ में आ रहा है विज्ञापन कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक व्यापारी जब कपड़ा बना रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके पास कपड़े हैं, तो वो विज्ञापन करेगा। आप जानेंगे अच्छा उस व्यापारी के पास कपड़े हैं, तो आप उसके पास जाएंगे। तो ये विज्ञापन भी तृतीयक उत्पादन में आ गया, ठीक है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि क्रियाओं से संबंधित हैं, राइट। वैसे तो पूरी जनसंख्या कृषि क्रिया संबंधित है, लेकिन वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में आ जाता है, ठीक है। भारत की भी 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अब कृषि के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जैसे हमने पृथ्वी को देखा है, तो पृथ्वी सब जगह एक समान तो है नहीं, कहीं बहुत ज्यादा पानी है, कहीं बहुत ज्यादा चट्टानें हैं।
कहीं बर्फ से ढका हुआ है, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका। जैसे हमने भारत का पूर्वी क्षेत्र देखा था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में मिनरल ज्यादा निकालते हैं, तो आप खेती कैसे करेंगे वहां पे? तो खेती करने के लिए अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, यानी मिट्टी का संगठन सही होना चाहिए। जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए इसके लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, और विश्व में कृषिगत भूमि की मात्रा काफी कम है। ये देखिए, ये जो हरा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कृषिगत भूमि है। तो भारत के पास एक बड़ा क्षेत्र कृषिगत भूमि का उपलब्ध है, राइट। चाइना के पूर्वी तट का एरिया, ये एक बड़ा क्षेत्र है कृषिगत भूमि के लिए, और यूरोप का एक बड़ा भाग कृषिगत भूमि के लिए उपलब्ध है। अफ्रीका एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है, इंडिया से ही बड़ा है, चाइना से ही बड़ा है, यूरोप से ही बड़ा है, लेकिन इसके पास कृषिगत भूमि कितनी है? आपको छिटपुट जगहों पे यहां पर कृषि होते हुए दिखेगा, बाकी इसकी भूमि क्या है? बर्बाद। ये यहां पर क्या है? मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मरुस्थल में खेती नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे अनुकूल पर्यावरण नहीं है, अनुकूल स्थलाकृति नहीं है, वहां पे मृदा नहीं है, वहां पे बारिश नहीं है, राइट। इन क्षेत्रों में जहां हल्की फुल्की बारिश हो रही है वहां पे कृषिगत भूमि आपको मिल जाएगा। अमेरिका का एक बड़ा क्षेत्र कृषिगत भूमि के लिए उपलब्ध है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी आप देख रहे हैं कि कृषिगत भूमि का अभाव है, कहीं कहीं छिटपुट रूप से पाया जा रहा है। तो पूरे विश्व में कृषिगत भूमि की कमी है, राइट। इसलिए जितनी भूमि है उसको कोशिश किया जाता है कि टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन के द्वारा बेहतर बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वहां से उपज प्राप्त की जा सके। अब इसी क्रम में एग्रीकल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर संबंधित कुछ शब्दों को भी जान लेते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि होता है, इसमें मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और कला शामिल है। इसे हम खेती भी कहते हैं। अब खेती में आपका पशुपालन भी आता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादन कृषि एग्रीकल्चर में कल्चर हो गया आपका, और इसमें आप कुछ टर्म जोड़ते जाएंगे तो आपके किसी विशेष चीजों की कृषि से संबंधित हो जाएगा। जैसे ये कल्चर है, इसमें हमने एग्री जोड़ दिया तो ये खेती हो गया। कल्चर में सेरी जोड़ दिया, यानी सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर से क्या हो जाएगा? रेशम उत्पादन। सेरी माने रेशम, राइट। तो रेशम उत्पादन हो जाएगा सेरीकल्चर। पीसी कल्चर होता है मत्स्य पालन, राइट। विशेष रूप से तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है, उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर यानी अंगूरों की खेती, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को या खेती को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। अब बात है कृषि का तंत्र। कृषि किन चीजों से मिलकर होता है, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं? तो कृषि तंत्र में क्या क्या आता है? कृषि तंत्र में निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, ये कृषि के तंत्र हैं। इनसे कृषि होती है। और कैसे की जाती है? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ क्रियाएं हैं जिनके द्वारा कृषि की जाती है। इससे क्या निकलता है? फसल निकलेगा, ऊन निकलेगा, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद इसमें आते हैं, ठीक है। अब ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे एक किसान है, तो खेती करने के लिए पहला तो एक निवेश चाहिए। निवेश किसके द्वारा हो सकता है? मशीनरी के द्वारा। बीज उसमें आप अच्छा डालेंगे तो उतना अच्छा कृषि होगा, और उसमें रसायन पड़ता है यानी कि फर्टिलाइजर, ठीक है। इसके अलावा मानव संसाधन भी एक महत्वपूर्ण कृषि क्रियाओं में आता है। सबके बावजूद अगर मानव संसाधन नहीं लगेगा तो फसल को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मानव संसाधन जुताई करेगा, बुआई करेगा, छिड़काव करेगा, ठीक है। अब इसी क्रम में
कृषि का एक टर्म है, उसको कहते हैं जैविक कृषि। तो जैविक कृषि क्या होता है, यहाँ पे जो अभी हमने देखा था ना रसायन का निवेश, तो रसायन के जगह पे जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। इसी से फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं कराया जाता है। जैसे गेहूं का आज आप जो मूल रूप देख रहे हैं वो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित है। वो मूल गेहूं जो पुराने जमाने में होता था, पुराने टाइम में होता था, वो गेहूं नहीं बचा है। तो आपने सुना होगा कि पुराने समय के लोगों की पाचन क्रिया, उनकी हष्ट पुष्ट और उनकी ताकत अलग होती थी, क्योंकि वो ओरिजिनल खाना खाते थे। अभी आप क्या खाते हैं, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित बीज की रोटी खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, ये एक टर्म है। अब कृषि कितने प्रकार की हो सकती है, तो कृषि एक हो सकता है आपका निर्वाह कृषि और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, सीधी सी बात है, टर्म को पकड़िए। निर्वाह कृषि यानी आप उससे केवल अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, वो होगा निर्वाह कृषि। यानी कि एक किसान के पास एक छोटी सी भूमि है और उस पर वो केवल इतना पैदावार कर सके कि उसके अपने घर के लोगों का पेट भर जाए, तो उसे हम कहेंगे निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि को भी दो पार्टों में हम इसे बांटते हैं, एक होगा गहन निर्वाह कृषि और एक होगा आदिम निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि में क्या होगा, एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों से, यानी बहुत अच्छी मशीनरी नहीं है, बहुत अच्छे जोतने के उसके पास साधन नहीं है, और औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। साधारण औजार और अधिक श्रम लगता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है, उसे हम कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। राइट, चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में पाई जाती है। अब गहन निर्वाह कृषि इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां पर हमने अभी देखा कृषि युक्त भूमि की कमी है, कृषि युक्त स्थलाकृति नहीं है, वहां पर गहन निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आदिम निर्वाह कृषि, इसमें दो तरीके की कृषि होती है, एक होता है स्थानांतरित कृषि और एक होता है चलवासी पशुचारण। पशुचारण भी कृषि में ही आता है, प्राथमिक उत्पाद अभी हमने देखा था। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, स्थानांतरित कृषि का मतलब समझ लीजिए आप कि एक समुदाय होता है और एक विशेष क्षेत्र में रहता है, वहां पर ये अपने आसपास के थोड़े से जंगल को साफ करता है और वहां खेती करता है। कुछ समय खेती करने के बाद क्या होता है, उस जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है। जब उस जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो समुदाय उस स्थल को छोड़ देता है और दूसरे जगह के जंगल को काट के फिर उसे कृषि लायक बना लेता है। अब जो क्षेत्र उसने छोड़ा था वो कुछ समय बाद फिर से उपजाऊ हो जाएगा और जिस नए जमीन पर वो समुदाय खेती कर रहा है वो फिर से अनुर्वर हो जाएगी, तो फिर वो उसे भी छोड़ करके पुरानी वाली जगह पे आ जाता है। इस तरीके से ये स्थानांतरित होकर के कृषि करते हैं, तो हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। राइट, अब ये अमेजन जंगल की बात करी तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में जो आपके नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उनमें होता है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और वहीं पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि केवल इंडिया में हो नहीं रहा है, बाकी देशों में भी होता है। तो कहां कहां इसको क्या क्या कहा जाता है, हमारे जो भारत में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहते हैं झूमिंग या झूम खेती। ठीक है, ये याद रखना है। फिर मैक्सिको में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है, यहां पे इसका नाम है मिल्पा। राइट,
ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। ये सारे स्थानांतरित कृषि के नाम हैं उन उन देशों में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चलवासी पशुचारण, ये क्या होता है? अब इसको ऐसे समझिए, कहीं कहीं कृषि की खेती उपलब्ध नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो वो जानवरों को पाल लेते हैं। अब जानवर पालते हैं तो जानवरों को चारे की आवश्यकता होती है, तो एक विशेष क्षेत्र में उन्होंने कुछ दिन के लिए अपने जानवरों को चराया और वहां से चारा खत्म हो गया। अब जब चारा खत्म हो गया तो चारे के तलाश में वो और आगे जाते हैं और उन्हें चारा उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके से ये चलवासी पशुचारण होते हैं। ये सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, जहां पर खेती युक्त भूमि नहीं है, तो सहारा के अर्धशुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, यहां पे कृषि युक्त भूमि नहीं रहेगी, केवल चारा मिलेंगे कहीं कहीं। उन देशों में मध्य एशिया, अरब के कंट्रीज, वो भी आपके पूरी तरीके से मरुस्थल ही हैं। फिर भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की खेती प्रचलित है। इस तरीके की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, राइट। अब इनके लिए इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारकों में मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरी ये पाले जाते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध और मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब हम जब कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि एक तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो गया और एक हो गया वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा उत्पादन जिसका किया जाता है उसे हम कहते हैं चावल, गेहूं, कपास, गन्ना। इनका उत्पादन जब किया जाता है तो वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और इसको फिर द्वितीयक क्षेत्र के लिए भेजा जाता है, वहां इसे प्रोसेस करके फिर तृतीयक क्षेत्र के द्वारा आपके पास पहुंचाया जाता है, राइट। तो ये हो गया वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ण क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि इसमें शामिल है। अब वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और मक्का, ये सामान्य रूप से उपजाई जाने वाली फसल है। वाणिज्यिक कृषि में ज्यादातर उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, या आपके एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अब वाणिज्यिक खेती के लिए एक चीज जो बहुत आवश्यक है कि वो क्षेत्र ना तो अत्यधिक ठंडा हो, ना तो अत्यधिक गर्म हो, ना वो सूखा हो, ना बहुत ज्यादा भीगा हो, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होता हो। सब कुछ बैलेंस रहेगा तो वहां पे वाणिज्यिक कृषि किया जा सकेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चाहिए और मानव संसाधन भी चाहिए, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन, वो भी जो कुशल हो, कुशल मानव संसाधन। ठीक है, इसी में मिश्रित कृषि होता है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों उगाने और पशुपालन के लिए भी किया जाता है। मतलब एक साथ आपका एक तो खाने के लिए गेहूं भी बो दिया गया और चारे के लिए भी कुछ बो दिया गया, तो उसे हम कहेंगे मिश्रित कृषि। ये ज्यादातर यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि आपने एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया था कि चावल की खेती कैसे होती है, तो उन्होंने कहा था कि चावल हम ऐसे बो देते हैं और वो बड़ा हो जाता है, फिर उसे हम काट लेते हैं। ऐसा नहीं होता चावल के साथ, ये गेहूं के साथ होता है। लेकिन कुछ ऐसे फसल होते हैं जिन्हें हम बो देते हैं, छींट देते हैं, मतलब ऐसे फेंक देंगे वो उप जाएंगे, लेकिन उसे बाद में हम फिर रोपते हैं। अपने घर पे भी किसी से पूछिएगा, जो अगर आप खेती से संबंधित परिवार से हैं
या कृषि में रुचि रखते हैं कि रोपना क्या होता है, तो कुछ पौधों की, कुछ फसलों की रोपाई होती है। उसमें से धान एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी रोपाई होती है। इसके अलावा इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास ये एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। राइट। रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ये आपके रोपड़ कृषि हैं। ठीक है। केला एक अन्य रोपड़ कृषि का उदाहरण है। अब कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि में मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं जिसपे ज्यादातर जनसंख्या डिपेंड करता है। चावल, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। अब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय का क्या मतलब हुआ कि इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए और वहां पर बारिश होनी चाहिए। ठीक है, यानी पानी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तब ये अच्छा फसल इसमें उगेगा। तो ये कहां पे पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। जब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात कर रहे थे तो याद करिए कि भारत आपका उष्ण कटिबंधीय देश में आता है, यानी कि भारत में चावल की अच्छी खेती की दशाएं हैं। इसके अलावा विश्व के और ऐसे क्षेत्र जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं वहां पे चावल के उपजाने की बेहतरीन दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है। अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा, चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। ठीक। सेकंड नंबर पर भारत आता है, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र। ये सारे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देश हो गए। यहाँ पे मिट्टी की अच्छी व्यवस्था है इसलिए यहाँ पर चावल का अधिक उत्पादन होता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की। ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फसल है गेहूं। गेहूं रोटी और चावल ही सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है। तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब जरा मौसम की बात कर लें कि इसे बोया जाता है गर्मी के समय में। ठीक है, हल्की हल्की गर्मी होती है, सिंचाई होती है, फिर इसे काटा जाता है, गेहूं को बोया जाता है ठंड के समय में। राइट। काटा जाता है गर्मी के समय में क्योंकि ठंड में इसे हल्की हल्की टेम्परेचर कम चाहिए, इसे बारिश कम चाहिए, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद गर्मी के टाइम में जब ये बढ़ता है तो इसके दाने पकते हैं हल्की हल्की धूप से। राइट। तो ये गर्मी के टाइम में काटा जाता है। तो इसके लिए भी निश्चित ताप होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, निश्चित वर्षा होना चाहिए। राइट। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। और गेहूं के लिए जो सबसे अच्छी हम कह लें कि परिवेश मौजूद है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है मिलेट यानी मोटे अनाज। अब मोटे अनाज को उपजाने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाई जा सकती है। तो जहां की मिट्टी कम उपजाऊ है वहां पर हम मिलेट यानी मोटे अनाज उगा लेते हैं। ऐसी फसल जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान अथवा पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार होता है, बाजरा, रागी, इनका उत्पादन किया जाता है। ये भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फसल है वो है मक्का। मक्का के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत, मेक्सिको,
आदि में उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण फसल है कपास, क्योंकि कपास से आपका कपड़ा बनता है। ठीक है, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा हो, 100 से 210 पाला रहित दिन हो, यानी कि यहाँ पे ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा ना होता हो, क्योंकि ठंडी में ही पाला लगते हैं फलों को। ठीक है, तो चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देशों में से हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, अब बात आती है पटसन की। ये है कपास की खेती। आप देखिए, ये कपास की खेती बहुत टफ होती है। छोटे छोटे रुई फाहे निकलते हैं, इनको कलेक्ट करके फिर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी टफ होता है। इसके बाद आता है पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देशों में से एक हैं। इसके बाद आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो हम पीते भी हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है, कि बारिश हो लेकिन पानी रुके नहीं, पानी बह जाए, यानी कि ढलान पर्वतीय क्षेत्रों पे ये अच्छी तरीके से उगता है कॉफ़ी। ठीक है, ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नाम आता है। ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत। ठीक है, इसके बाद चाय। चाय का हमारे देश में ज़्यादा उपभोग होता है, कॉफ़ी से ज़्यादा हम चाय का उपभोग करते हैं। ठीक है, चाय भी बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ भी वही बात है कि ज़्यादा वर्षा होगी और वो वर्षा पानी इनकी जड़ों में रुकनी नहीं चाहिए, बह जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि श्रमिक हो गए, और इन्हीं पत्तियों से चाय की पत्ती बनती है। ठीक है, चाय हो गया ये। अब एक यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम खाद्य सुरक्षा। अब बात आती है कृषि की बात की, अब इनके विकास की बात करते हैं। कृषि का विकास, तो कृषि का विकास बढ़ती जनसंख्या, इसकी मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्रों में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा के, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, कृषि का मशीनरीकरण करके। जैसे आपने भारत में सुना हुआ कि टेक्नोलॉजी कमी है, इसलिए जितनी हमारी मृदा उर्वर है उतना हम उपज नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे पास उतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है या कृषि में निवेश नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जो वाणिज्यिक रूप से अधिक उत्पादन करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अभी हम आगे देखेंगे भी कि ऑस्ट्रेलिया के कृषि फार्म कितने बड़े होते हैं और उनमें टेक्नोलॉजी कितना प्रयोग होता है, जबकि इंडिया के पास कृषि जोतों का एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, निवेश नहीं है, इसलिए भारत की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, अब यहीं पर दो फार्मों की हम तुलना कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एक गांव है गाजीपुर, इसमें आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है और मुन्ना लाल इस गांव का छोटा सा एक किसान है। उसके पास कुल 1.5 हेक्टेयर की भूमि है। ठीक है, वो अपने गांव में ही रहता है और अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से कई साल से लगातार खरीदता रहा है। उसकी भूमि उर्वर भी है और वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है, सामान्य रूप से गेहूं और चावल। ठीक है, इसके अलावा कुछ उसे अन्य सहायता भी प्राप्त हो जाता है। अन्य सहायता
जैसे कि सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह ले लेता है, वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी ले लेता है। यद्यपि उसके पास कुछ मित्र अभी भी बैल से खेत को जोतने की परंपरा का विधि का प्रयोग करते हैं, राइट। खेत के पास ही नलकूप है, उनसे वो सिंचाई भी कर लेता है। तो मुन्ना लाल के पास खेती करने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा मुन्ना लाल 2 भैंस और कुछ मुर्गियों का भी पालन कर लेता है और उन्हें वो सहकारी समिति या सहकारी भंडार में बेच देता है। वहाँ का सहकारी समिति का वो एक सदस्य भी है। तो सहकारी समिति का मतलब है कि सामूहिक रूप से उसे कुछ मदद मिल रही है, या कुछ किसान सामूहिक रूप से आपस में मिल करके एक ऐसा तंत्र बना रहे हैं जिससे बाकी किसानों की भी मदद हो सके कृषिगत कार्यों के अलावा, जैसे कि दूध और मुर्गियों का उत्पादन, ठीक है। कभी कभी वो बैंक से कृषि सहायता भी ले लेता है, यानी कि उससे सरकार की भी मदद मिल रही है। औजार खरीद लेता है उससे अच्छे किस्म के। इसके अलावा उसके पास भंडारण की सुविधा की कमी है, इसलिए वो कई बार सही रेट न मिलने पर भी बाजार में बेच देता है, ठीक है। उसे अच्छा मूल्य मिल सकता था, लेकिन उसके बाद भंडारण की कमी है तो उसने बाजार में बेच दिया। अब इन सुविधाओं के साथ उसने जो उपज पैदा किया उसकी कुछ लिमिटेशन हमने देख ली। ये भारत के खेत हैं और अब आप देखिए अमेरिका के खेत। यहाँ पर जो किसान है उसके पास जो खेत है भारत में 1.5 एकड़ और इनके पास 250 हेक्टेयर का खेत है, राइट। तो 250 हेक्टेयर, किसी किसी के पास 300 हेक्टेयर की भूमि होती है। वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर भी वो नियंत्रण रखता है, ठीक है। समय समय पर वो प्रयोगशाला में जाता है और अपनी मिट्टी की जांच कराता है और उसी हिसाब से उसमें पोषक है या नहीं है, इस हिसाब से वो खेती करता है। उसके पास कंप्यूटर है जो कि उपग्रह से जुड़ा हुआ है और वो अपने खेत की एक्चुअल तस्वीर को देख लेता है लाइव कि मेरे खेत में अभी क्या घटना चल रही है, ठीक है। ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, राइट, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित भंडार में संचित किए जाते हैं, स्वचालित ऑटोमेटिक भंडार में, ठीक है। और ये वेट करता है, इसके पास भंडारण की भी कमी नहीं है कि जब तक उसे उसके उत्पादों का सही मूल्य न मिल जाए तब तक वो बेचने के लिए मजबूर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक व्यवसायी, एक किसान जो भारत में है उसकी क्या दशाएं हैं खेती करने की, और एक व्यक्ति जो अमेरिका में है उसकी क्या दशाएं हैं खेती करने की। तो दोनों के सोर्स अलग हैं और दोनों अलग तरह से खेती करते हैं। तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। मैंने आपको ये दिखाया, ये चित्र देखिए, ये खेत है, इसमें ड्रोन से कई बार पीड़क नाशकों का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। वो अपने खेत को लाइव देख रहा है, उपग्रह से उसका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। अब भारत में से कितने किसानों को जानते हैं जो खेती करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से अमेरिका में गेहूं प्रति हेक्टेयर का उत्पादन ज़्यादा होता है, जबकि भारत में उसकी तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये आपका कृषि हो गया, इसको हमने एक संसाधन के रूप में देखा और इसमें इस संसाधन को हम और कैसे विकसित कर सकते हैं या इसमें और किन संसाधनों का इस्तेमाल करके इस संसाधन को हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमने इसमें समझा। इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। अभी हमने उद्यान कृषि को देखा। उद्यान कृषि, सवाल है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो गेहूं उगाना एक कृषि है, आदिम कृषि है, फलों और सब्जियों को उगाना उद्यान की कृषि में आ जाता है, ठीक है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन हमारा सुनहरा रेशा था, ठीक है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक ब्राजील था, इसके बाद भारत था, ठीक है, फिर श्रीलंका था। तो ये आपका आज का चैप्टर खत्म हो रहा है। अब मिलते हैं सेकंड क्लास में। थैंक यू वेरी मच।